नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार की भेंट की। जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नितिन नबीन के कुशल नेतृत्व में संगठन निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। और जहां उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 22 जनवरी को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। जहां आपको बताते चले कि वे एक दिवसीय दौरे पर आएंगे और जहां 3 बड़े कार्यक्रमों में उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार वे पतंजलि के योगपीठ परिसर में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं शांति कुंज स्थित गायत्री तीर्थ पहुंचकर अखंड ज्योति के दर्शन भी उनकी ओर से किए जाएंगे। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बैरागी द्वीप में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। और जहां माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष का भी भव्य आयोजन किया जाएगा। बताते चलें कि गायत्री परिवार की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और जहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा एवं प्रशासनिक तैयारियां भी पूरे तरीके से तेज कर दी गई हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लानिंग लागू की गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरा जो है वो उत्तराखंड में होने वाला है। जहां आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं जनपद में हरिद्वार पर होने वाले विभिन्न वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर होशंगाबाद पुलिस कार्यालय में सुरक्षा ब्रीफिंग आयोजित की गई। और इस दौरान उत्तराखंड में आईजी मीना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी देते चलें कि आईजी मीना ने यह भी कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों से 700 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई। और जहां खुफिया तंत्र को भी पूरे तरीके से तेज कर दिया गया है, सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते रूट और कार्यक्रम स्थलों से जुड़ी जानकारियां साझा नहीं की जा सकती, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक-चौबंद रहेगी। और जहां गृह मंत्री अमित शाह के संभावित सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी निगरानी भी रहेगी। ये वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो हम लोग इस पूरी वीआईपी जो कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न करवाने में सफल रहेंगे। सर, कितनी पुलिस फोर्स यहाँ? तकरीबन 700 से ज़्यादा पुलिस बल हमारे यहाँ पे डिप्यूट किया गया है जो इसका पूरा कार्यक्रम है सभी जनपदों में मिला के। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा स्नान से रोके जाने को लेकर प्रशासन और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। और जहां एक और प्रयागराज में प्रशासन के द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखने को लेकर जवाब मांगा गया है। तो वहीं दूसरी ओर साधु संतों ने इसको लेकर गहरा रोष देखने को मिला। और इसी क्रम में हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर भारत के साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के द्वारा करीब 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान साधु समाज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार और बर्बरता का कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। तो वही जानकारी देते चले कि अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि प्रयागराज जिला प्रशासन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से माफी नहीं मांगता तो वे अपनी शिखा खोलकर 24 घंटे बाद उसे कटवा देंगे। इस घोषणा के बाद मामला और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिसने शिखा धारण की थी, उस शिखा को खींचते हुए उसको पीटा जा रहा था, जूते को कोई हाथ लगा
2 दिन पहले प्रयागराज के मेले में एक जघन्य अपराध हुआ है। पूज्यपाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है। उनके पालकी को नीचे गिराया गया, उनके छत्र को नीचे गिराया गया, चमर को हटाया गया, साथ ही साथ उनके बटुक ब्रह्मचारियों को, उनके शिष्यों को शिखा और जनेऊ के साथ उनको घसीटा गया और ले जाया गया। और ये एक संत के साथ करना उचित नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महापुरुष से जाकर के क्षमा याचना मांगे। हर की पेढ़ी पर हमारे अधीर कौशिक के नेतृत्व में ब्राह्मण लोग उपस्थित हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ जो वहां के जिला प्रशासन ने बदतमीजी की है वो वास्तव में घोर निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इन सबकी मांग है कि बिना विलंब करे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से उत्तर प्रदेश सरकार क्षमा याचना करे और वहां के जिला प्रशासन को तत्काल बर्खास्त करे। अगर नहीं ऐसा किया गया तो ये आंदोलन हो सकता है पूरे देश का आंदोलन फैल जाए, क्योंकि 2 दिन से लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अनशन पर बैठे हुए। ये कुछ नहीं है, वजह धर्म की। अगर धर्म पर हिंदूवादी सरकार कुठाराघात करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, अतकुंभ हो, कोई भी पर्व का मेला हो, क्या कामण मेला हो, जब धर्म की यात्रा चलती है तो वो अपने स्वाभिमान से चलती है। ये सरकार और प्रशासन अधिकारी हमारे रूट तय नहीं करते। जब संत पहुंचते हैं मेले में तो अपना आह्वान करते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक आपस सब में विद्वान है और चारों पीठ के शंकराचार्य विद्वान है। ब्राह्मण दंडी स्वामियों के चरण छूता है। ब्राह्मण बचपन से तप कर जब इस मुकाम पर पहुंचता है, जो ब्राह्मण बच्चों की ब्रह्मचारियों की सीका पकड़कर घसीटा इन प्रशासन अधिकारियों ने, ये वास्तव में निंदा है, बहुत ही कठोर निंदा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सांसदों के द्वारा दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च किए जाने को लेकर राज्य की राजनीति पूरे तरीके से इसको लेकर बहस छिड़ गई है, जहां सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत सामने आए दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में सांसद निधि से विकास कार्यों के लिए धनराशि को आवंटित किया है, जहां दस्तावेजों के अनुसार दूसरे राज्यों में ट्यूबवेल, स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो वही भवन जैसे जल निकासी और अन्य कार्यों के लिए करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए गए। और इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सांसद अपनी निधि का अधिकांश हिस्सा अपने संसदीय क्षेत्रों में ही खर्च करते हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि जब उत्तराखंड के पहाड़ी और सीमांत गांव आज भी पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं से पूरे तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो आखिर इस निधि का उपयोग कहां किया गया? देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नया नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज़ों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो है सांसद निधि दी है, उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं उनके पास उत्तराखंड के जो निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं, जब उनकी समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है, इसलिए जो है उन्होंने अपने विकास कार्यों के लिए वहाँ पे संसद निधि दी थी। कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई नियम विरुद्ध नहीं दिया। तो कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। कांग्रेस इसका मतलब विकास के विरुद्ध है और विकास के खिलाफ। आज बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर
अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, तो खबरें जो है लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की और खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वराज भवन कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड की महिला कांग्रेस के तत्वाधान में कुमाऊं मंडल महिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में महिला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुनीता गामड़े के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर सह प्रभारी पूनम पंडित, प्रदेश के अध्यक्ष ज्योति रौतेला और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश विशेष रूप से मौजूद रहे, जहां बैठक के दौरान प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण और बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर मंथन किया गया और जहां बीजेपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई और जहां महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि महिलाओं के मुद्दों पर केंद्र में रखकर उन्हें जन आंदोलन चलाया जाएगा और जहां कार्यक्रम के आयोजक जया कर्नाटका ने इस पर कहा कि महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगे। आज हम लोगों के, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री जो सुनीता जी वो पहली बार आई हैं और आज हम लोग पूरी जो कार्यकारिणी 2 बैठकें हम लोगों ने लगाई, एक कुमाऊं मंडल में लगाई, एक गढ़वाल मंडल में लगाई, क्योंकि जो धारचूला, रानीखेत, अल्मोड़ा की महिलाएं उनके लिए बार बार हमारे देहरादून आना पॉसिबल नहीं था, तो हमने 2 मीटिंगें रखी है। इसमें हम लोग आने वाले वक्त में महिला कांग्रेस की क्या भागीदारी होगी उसको सुनिश्चित करने के लिए आज एक लंबा हमारे लोगों की चर्चा होगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके त्याग बलिदानों, उनकी तपस्या से ही मैं कहूंगा राज्य आंदोलन को कारी जो हमारे थे उनकी तपस्या से ही राज्य बना। और आज जो हाल है महिलाओं का इस प्रदेश में किसी से छुपा नहीं। अवश्य महिला कांग्रेस के हमारी आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता गावड़े जी आई, उनका स्वागत करता हूँ। ज्योति रौतेला जी हमारी छोटी बहन लगातार संघर्षशील है कई विभिन्न विषयों में पूरे राज्य को लेकर, और यहाँ के जो हमारी सम्मानित जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत सारे पदाधिकारी हैं, विशेषतम जया कर्नाटक जी, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सफल आयोजन। आज सर्वप्रथम मैं ज्योति जी का तहे दिल से आभार करती हूँ, उनके साथियों का। आज उन्होंने यहाँ पे हल्द्वानी में डिवीजन की मीटिंग रखी है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आप बोल रहे कि हम जो है महिला संगठन बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं और लगातार जो है हमारी मीटिंगें चलती रहेंगी। हम देखना चाहते कि आधी आबादी महिलाओं की है, उस आधी आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान ने उनको दिया है, और संविधान की तोड़मोड़ बीजेपी सरकार कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने डीनापानी खेल मैदान का स्थलीय निरीक्षण कर इसके विस्तारीकरण और समग्र विकास को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। जहां आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान डीएम ने यह भी कहा कि डीनापानी खेल मैदान को मानकों के अनुरूप एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और जिससे कि क्षेत्र में खेल की गतिविधियों को नई दिशा मिल सके। तो वहीं जिलाधिकारी ने मैदान के आसपास उपलब्ध भूमि का भी आकलन कर राजस्व भूमि के चिन्हांकन के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में पार्किंग, दर्शक दीर्घा, तो वहीं खिलाड़ियों के विश्राम कक्ष सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जा सके। साथ ही बताते चलें कि उन्होंने खेल मंत्रालय, बीसीसीआई एवं आईसीसी से भी सहयोग की संभावनाओं पर भी कार्य करने की बात कही। आज हमारी टीम द्वारा, जिसमें खेल विभाग था, रेवेन्यू की टीम थी, पेयजल निर्माण विभाग था, उसके द्वारा दीनापानी स्टेडियम का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें देखा गया है कि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो प्रिलिमिनरी फेज़ में हम
इसके डायमेंशंस की मैपिंग कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी रेवेन्यू लैंड अवेलेबल है जो अगर हम फ्यूचर में अगर स्टेडियम बनाते हैं तो हमें रेडिली अवेलेबल रहेगी। उसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखना चाह रहे हैं कि धर्मशाला में जैसे स्टेडियम बना है क्या उसी प्रकार का स्टेडियम हम यहाँ ला पा सकते हैं, और यदि ला सकते हैं तो उसके लिए हमें कैसे अपने प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा, क्या अप्रोच रोड होगी, क्या पार्किंग होगी, तो वो सुविधा भी हम यहाँ देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज हमारा जो फील्ड विजिट रहा है ये एक नई शुरुआत हो जिसमें हम लोग यहाँ एक टाइम बाउंड मैनर में कुछ अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने जानलेवा चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बताते चले कि पुलिस ने मोहल्ला लौधा मंडी मेहतान से दानिश के पुत्र तैयब को गिरफ्तार किया और जहां उनके कब्जे से 133 गट्टू अवैध चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार के नेतृत्व में यह चेकिंग की गई और जहां मुखबिर की सूचना पर एक बंद कमरे में छापेमारी की गई है। बताते चले कि इस दौरान आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और जहां आरोपी के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब खबर कालाडूंगी विधानसभा से है, जहां बेलपड़ाव न्याय पंचायत के अंतर्गत जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन सिंचाई विभाग के डाक बंगला बेलपड़ाव में किया गया। जहां आपको बताते चले कि शिविर में नैनीताल जिले के जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने स्वयं उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याएं सुनी, तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बंशीधर भगत ने की, जबकि दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट और दर्जा राज्य मंत्री पूरा नैनवाल भी शिविर में मौजूद रहे। जानकारी देते चले कि न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित की गई इस शिविर के दौरान 150 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और जिसमें सिंचाई, सड़क, जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। जहां आपको बताते चले कि अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, तो जबकि शेष मामलों में शीघ्र ही समाधान के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 10 सालों से गौशाला रतनपुर के लिए प्रयास कर रहे थे, जिसका आज हमें वो दिया गया कि आपका मंजूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्षेत्र में 4 की भूमि के लिए ये बता रहे हैं कि पीपल ट्री के नीचे किसी नियमितीकरण के लिए और जो क्षेत्र में प्राधिकरण का वो सरकार द्वारा वो किया गया है, तो उसके विरोध में भी दिया कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपने प्रदेश के हर न्याय पंचायत में जनता की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसके तहत हर न्याय पंचायत में बड़े बड़े विशाल बहुउद्देशीय शिविर यहाँ लग रहे हैं, जिसमें सभी विभागों के लोग आए हैं। आज बेलपड़ाव में उसी क्रम में बेलपड़ाव न्याय पंचायत का कार्यक्रम है, जो एक सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है। काफ़ी बड़ी भीड़ संख्या में लोग आए हैं और जिला अधिकारी और जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। आधार कार्ड भी यहाँ बन रहे हैं और राशन कार्ड भी यहाँ बन रहे हैं और सब काम लोगों के हो रहे हैं। शिक्षा, फॉरेस्ट, पेयजल, जल निगम, जल संस्थान, विद्युत, सब विभागों के लोग आए हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज बेलपड़ाव न्याय पंचायत क्षेत्र में यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी, इसमें विधायक जी, प्रमुख जी, राज्य मंत्री जी, सभी लोग उपस्थित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के और भारी संख्या में जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं। तो 150 से ज़्यादा आवेदन पत्र यहाँ पर आए हैं। अधिकांश जो मुद्दे हैं, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पर गूलों की, सिंचाई की, भू कटाव की हैं। साथ में वन क्षेत्र से भी लगता है, तो जो वन्य पशु हैं उनके फसलों को रौंदने और इसमें हाथी रोधक दीवार या स्ट्रीट लाइट्स की भी काफ़ी डिमांड्स हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिपुर कला की जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को उठाया और जहां मुलाकात का मुख्य उद्देश्य सप्त ऋषि चुंगी
से आगे हरिद्वार सीमा में फुटओवर ब्रिज निर्माण था। खास करके आपको बताते चले कि हाल ही में हुए सड़क हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटना में पुलिस बूथ भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और जिससे कि पैदल चलने वालों की जान हमेशा खतरे में रहती है। इसके अलावा नमामि गंगे योजना के तहत चल रहे सीवरेज कार्य की बदहाली को भी उजागर किया गया और जिसमें कि अधूरे गड्ढे और अव्यवस्थित खुदाई भी शामिल है। तो बताते चले कि दिव्या ने प्रशासन से जल्द ही कार्रवाई की मांग की है और जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र ही समाधान का आश्वासन भी दिया। आज विशेष तौर पे हम जो हमारा हरिपुर कला के क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी का मामला था, इस संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी हरिद्वार जी से मुलाकात हमने की है और जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो है सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे वो हरिद्वार सीमा में पड़ता है। वहाँ पर हम लोगों की बहुत पहले से सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे हमारी एक मांग है कि वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। आपने देखा होगा हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो पुलिस बूथ है वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो हमारी मांग सरकार से, शासन प्रशासन से यही है कि वहाँ पर जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। साथ ही जो हमारे हरिपुर कला में सीवरेज का काम चल रहा है, सीवर लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा है नमामि गंगे के तहत, उसमें भी अव्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। जगह जगह मार्किंग तो कर दी गई है परंतु वहाँ पर सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। जगह जगह गड्ढे हैं और कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसी विषय में आज हमने हरिद्वार जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे मुलाकात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।